हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश, डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया। फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए चैप्टर है। देखा जाए तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो दक्षिण भारत के जो विभिन्न राजवंशों के द्वारा जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और साथ ही किस शासक के द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई, उनके राजधानियों के बारे में और भी कुछ उनके द्वारा जो विजय अभियान किए गए थे, हमें उससे संबंधित प्रश्न हमें इस चैप्टर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलता है वो हमें स्थापत्य कला से संबंधित देखने को मिलता है। तो देखा जाए आज की क्लास में हम अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको हर क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, ताकि आपका ये चैप्टर जो है वो आपका रिविज़न हो जाए और साथ ही नो डाउट्स कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ। तो फ्रेंड, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। ठीक है, चोल साम्राज्य की नींव यानी कि चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे 9वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, चोल वंश एक जब हम संगम काल पढ़ते हैं तो उसमें भी चोल वंश था। संगम काल के अंतर्गत हम देख रहे थे कि 2-3 राजवंश थे, जो कि आपका एक चोल हो गया, दूसरा पांड्य हो गया, तीसरा आपका चेर हो गया। ये 9वीं शताब्दी में जो आपका चोल साम्राज्य की नींव पड़ी थी वो किसने डाली? कृष्ण प्रथम ने, राजराज चोल ने, विजयालय ने, पारंतक ने। ये प्रश्न आया था राजस्थान प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए इसका आंसर क्या हो गया? विजयालय। ठीक है, विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव पड़ी। विजयालय जिसका समय देख लीजिए क्या है, 850 से लेकर के 871 इनका समय माना जाता है। ठीक है, और चूंकि विजयालय जो थे वो पल्लव के सामंत थे, और पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के। तो ध्यान रखिएगा, विजयालय पल्लव के सामंत थे और पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। और विजयालय ने जो पांड्य थे उन पर आक्रमण किया था। उनके पांड्य में तंजौर पर अधिकार करके इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ध्यान रखिएगा, तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी और अपने विजय उपलक्ष्य में तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था दुर्गा देवी मंदिर या फिर निशुंभ देवी मंदिर, जिसको हम जानते हैं। तो ठीक है, हमें क्या पता चल गया? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाला? विजयालय ने डाला। इन्होंने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया, वहाँ तंजौर पर इन्होंने अधिकार किया, तंजौर को अपनी राजधानी बनाई और तंजौर में एक अपने विजय अभियान के उपलक्ष्य में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था दुर्गा देवी मंदिर या फिर निशुंभ देवी मंदिर। और ध्यान रखिए, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वो एक तरीके से प्रतीक होते थे। किसी भी शासक ने अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार किया तो वह मंदिर का निर्माण करवाता था या फिर वहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित कार्य करवाता था, जिससे कि वहाँ पे पता चले कि अब उस क्षेत्र पे उस शासक का क्या हो गया? अधिकार हो गया। एक तरीके से संकेत हुआ करता था। तो हम जब भी देखेंगे आगे मंदिर, इसीलिए मैंने बोला कि स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। नंदी की मूर्ति आपने देखी होगी, नंदी जो कि कहा जाता है कि भगवान शिव की सवारी हैं। तो भारत में वो कौन सा मंदिर परिषद है जहाँ यहाँ सबसे जो विशालतम नंदी की मूर्ति है स्थापित की गई है? तो देखिए विकल्प क्या है हमारा? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया? बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था? वो था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और ये हमारा जो तमिलनाडु, जो तंजौर वाले क्षेत्र में, तंजौर में इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी परिसर में जो था आपका नंदी मूर्ति जो है स्थापित की गई है, जो भारत की सबसे विशालतम नंदी मूर्ति है। बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ था वो किया गया था 1003 से लेकर के 1010 के बीच में हुआ था। तो ये समय भी आपको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कुछ अन्य विकल्प पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा विकल्प क्या है? लिंगराज मंदिर जो है आपका वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में भी चल रहा है। कारण ये है कि भुवनेश्वर भारत का पहला ऐसा नगर बन गया जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% जो टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला नगर बन गया है। ठीक है, तो तीसरा देख लीजिए विकल्प कंदरिया महादेव का मंदिर। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस किया है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि आपके चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासक यानी कि विद्याधर के द्वारा
बनवाया गया था खजुराहो में ये है। खजुराहो में जो 85 मंदिर है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। लिपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा उसी से संबंधित प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ किस चोल सम्राट के शासनकाल में। ठीक है, कौन से चोल जो सम्राट थे जिनके शासनकाल में या जिनके द्वारा तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। पारंतिक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, राजराज प्रथम। हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया कि जो जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं उसका निर्माण कार्य करवाया था राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम का जो समय देख लीजिए क्या है, 985 से लेकर के 1040, और जैसा कि हमने बताया 1003 से लेकर के 1010 के बीच में कंदरिया महादेव आपका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, और अभी रिसेंटली देखा जाए तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 2 अन्य साइटों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से अगर बात करें तो आपका है काकतीय वंश के जो है रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, जिसे हम रमप्पा टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो रुद्रेश्वर जो टेम्पल है उसका निर्माण कार्य जो वास्तुकार था वो रमप्पा के द्वारा करवाया गया था। तो रमप्पा टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे, तेलंगाना में है। किस वंश पे है फ्रेंड, काकतीय वंश। और ध्यान रखिएगा काकतीय वंश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वही वंश है जिस पर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय वंश पे आक्रमण करके वहीं से कोहिनूर हीरा लेकर के गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी रिच डायनेस्टी थी काकतीय डायनेस्टी, और इसी ने रामप्पा टेम्पल का निर्माण करवाया था, जो कि 49वां साइट बना है किसका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। 40 साइट्स बना है वो आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो कि गुजरात में, जिसका नाम है हड़प्पा। तो आज टोटल कितनी साइट्स हो गई हमारी, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बृहदेश्वर टेम्पल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण क्योंकि ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो टोटल कितनी हेरिटेज साइट हो गई आज में, 40 है। तो ये आप थोड़ा सा ना अपडेट होकर के भी चीज़ें चला करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक प्रश्न आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ठीक है, चोलों का राज्य विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में, होयसल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। बात करें अगर दक्षिण भारत का हम अगर मैप बनाते हैं तो देखा जाए यहाँ पे देखिए ये थे पल्लव। ठीक है, इसके नीचे देखा जाए तो ये पांड्य थे, ये सब आपके चेर वाले क्षेत्र थे। फ्रेंड यहीं पे देखा जाए तो यहीं से विजयालय ने अपने साम्राज्य की जो नींव रखी थी इसी क्षेत्र से रखना शुरू किया था। फिर पहले उसने पल्लव पे अधिकार किया, फिर पांड्य पे अधिकार किया, फिर इधर से चेरों पे अधिकार किया। धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य विस्तार का क्रम शुरू किया। तो देखिए मैप से हमें क्या पता चल रहा है कि पूर्वी तट जो कि कोरोमंडल तट है भारत का। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो हो गया हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया, कोरोमंडल तट। और दक्कन के क्षेत्र कोरोमंडल तट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी वाला क्षेत्र है ये पूरे जो आ जाते हैं आपका ये चोल राज्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। चोल राज्य के क्षेत्र में जब हम देखेंगे कि विजयालय के द्वारा, चूंकि इस क्षेत्र से चोल साम्राज्य की नींव रखेगी, जब उसके बाद जब आता है आपका पारंतक द्वितीय आता है जो कि राजराज प्रथम के जो पिता रहते हैं वो आते, तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार का क्रम शुरू किया था। ठीक है, उसी क्रम में देखेंगे पल्लव जो पांड्य वाला पूरा क्षेत्र, चेर वाला पूरा क्षेत्र, ना सिर्फ दक्षिण भारत का क्षेत्र बल्कि ये दक्कन के क्षेत्र पूरा ऊपर जाएंगे। ऊपर से अन्य जो है जैसे आपका सिंघल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, सब पे अधिकार चोल जो करते जाएंगे। चलिए चोलों की राजधानी के बारे में बात करते हैं। चोलों की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। ये क्वेश्चन आया था यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में क्वेश्चन आया था। तो चोलों की जो राजधानी थी वो क्या थी, तंजौर। हमने बात किया था ना किस तरीके से विजयालय ने पांड्यों पर आक्रमण करके वहाँ पे तंजौर पर अधिकार करके अपनी राजधानी बनाई। क्योंकि अगर बात करें चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी, अगर हम सातवाहन के समय जब हम संगम काल में जाते हैं तो चोलों की उस समय राजधानी थी उरेयूर। ध्यान रखिएगा उरेयूर। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि सीक्वेंस लगा दीजिए कि सबसे पहले कौन सी राजधानी थी। जो चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी संगम काल में वो थी उरेयूर, फिर उसके तंजौर बनता है। फ्रेंड जब इसी वंश का, चोल वंश का एक शासक रहेगा जो राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम, और जब वो गंगा अभियान करेगा तो गंगा अभियान करने में जब वो उसको विजय हासिल होगी तो उस उपलक्ष्य में एक नगर बनाएगा जिसका नाम होगा गंगेकोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना करेगा और फिर वहीं पे उसको अपनी राजधानी बनाएगा। तो देखा जाए चोलों की कितनी राजधानी, तंजौर हो गई, उरेयूर हो गई संगम काल में, और फिर जब हम आगे देखेंगे तो गंगेकोंड चोलपुरम भी इनकी एक राजधानी बनेगी। ठीक है,
कांची जो थी पल्लव की राजधानी थी, ठीक है। महाबलीपुरम भी पल्लव के समय में आता है, जब हम महाबलीपुरम जो स्थापना किसने किया था महाबलीपुरम का, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन की विशेषता किसके हमें जानकारी मिलती है चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में? चोल वंश के शासक पारंतक प्रथम का जो उत्तर मेरु अभिलेख है उसी से हमें चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो चोल प्रशासन की क्या विशेषता है? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। ये यूपीपीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए जो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। देखा जाए केंद्रीकरण था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे जो ग्राम था वो हमें स्वतंत्र दिखता है, स्वायत्त दिखता है। केंद्र का किसी भी तरह का ग्राम के प्रशासन में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं मिलता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया पारंतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से हमें ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो थोड़ा आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या था, क्लास में भी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपकी ये चीज़ रिविज़न हो जाए। तो इसमें जानकारी मिलती है जो ग्राम का प्रशासन था उसमें उसको कुछ सभा और समितियों के द्वारा चलाया जाता था। सभा किस तरह की थी? एक उर नामक सभा थी जो आम गांवों की सभा थी। दूसरा महासभा थी जो अग्रहारों की सभाएं हुआ करती थी, अग्रहार जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। और दूसरा नगरम थी जो व्यापारियों की सभा हुआ करती थी। और ये जो ग्राम प्रशासन है वो समितियों के द्वारा चलाया जाता था और इन समितियों को क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था, ठीक है, वरीयम कहा जाता था। अलग अलग समितियां होती थी, अलग अलग समितियों के अलग अलग कार्य हुआ करते थे। तो वरीयम की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें, कुछ अहर्ता हुआ करती थी, जैसे कि 35 से 70 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, आपके पास 1.5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, उस ज़मीन पे आपका अपना मकान होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का आपको ज्ञान होना चाहिए। यहीं से हमें क्या पता चलता है? वैदिक मंत्रों का ज्ञान उस समय कितने लोगों को, ब्राह्मणों लोगों को ज़्यादा होता था। तो वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक शर्त हुआ करती थी वो ये थी कि अगर किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में दंड दिया गया है तो वो व्यक्ति जो है इस वरीयम यानी कि समिति का सदस्य नहीं हो सकता था। समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता था वो देखिए लॉटरी पद्धति से होता था, ना कि किसी मतदान के द्वारा होता था। लॉटरी पद्धति के द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम एक चिट्ठी में लिख करके एक डब्बे में डाल दिया जाता था और गांव के जो बच्चे होते थे, जिसमें से कि लड़का और लड़की जो सबसे कम उम्र के बच्चे होते थे, उनको बुलाया जाता था। कहते थे ना बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते, तो भगवान के द्वारा एक तरीके से उन्हीं के हाथों से उस लॉटरी में से एक पत्ता निकाला जाता था, एक चिट्ठी निकाली जाती थी और जिस व्यक्ति का नाम निकलता तो वो क्या होता था? समिति का सदस्य बन जाता था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ग्राम प्रशासन में जो समितियाँ होती थी उनके सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता था? तो लॉटरी पद्धति से होता था। अहर्ताएं हमने आपको बता दिया। किससे पता चलता है? उत्तर मेरु अभिलेख से। उत्तर मेरु अभिलेख किसका है? पारंतक प्रथम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चोल युग प्रसिद्ध है निम्न के लिए: धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, लंका से व्यापार के लिए। चूंकि राष्ट्रकूटों से भी इनका युद्ध होता है, धार्मिक विकास भी हमें देखने को मिलता है, लंका से व्यापार भी इनका होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा ग्रामीण सभाओं के लिए, ठीक है। जो ग्रामीण सभाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें जानने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और ये चूँकि हमने आपको सारी चीज़ इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया, केंद्र का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ये गाँव जो होता है, ये ग्राम होते थे, वो क्या करते थे कि राजा को बस कर दिया करते थे। चूँकि राजा फिर भी अप्रत्यक्ष तरीके से एक व्यक्ति को जरूर वहाँ नियुक्त कर देता था, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन एक व्यक्ति जरूर नियुक्त करता था, क्योंकि राज्य जो होता था वो इनसे कर लिया करता था और कर में किसी तरह की कटौती ना हो जाए इसकी देखरेख करने के लिए जो राजा एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष तरीके से नियुक्त करता था। लेकिन फिर भी ये जो ग्राम सभाएं थी वो स्वायत्त थी, पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? अभी जस्ट हमने आपको बताया, तंजौर में, उरेयूर में, कांचीपुरम में या फिर उत्तर मेरु में। IAS प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आपको बताया था ना, पारंतक प्रथम का कौन सा अभिलेख? उत्तर मेरु अभिलेख। कहाँ पे है ये? उत्तर मेरु में, ठीक है, तमिलनाडु में ही है ये। तो ये उत्तर मेरु जो स्थान है वहीं से हमें इनके बारे में, ग्राम प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरु स्थान पे ही है ये। किस शासक के समय का है? पारंतक प्रथम के समय का। और ये भी ध्यान रखिएगा उत्तर मेरु अभिलेख का समय भी हम बता दे रहे हैं, ये 1019 वो 1021, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा उत्तर मेरु अभिलेख का जो समय है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम यानी कि समिति उद्यान प्रशासन का कार्य करती थी। मैंने आपको बताया जो अलग अलग समितियां होती थी, हर समिति के अपने अलग अलग कार्य हुआ करते थे। तो जो उद्यान प्रशासन का जो कार्य कौन सा वरीयम देखता था, यानी कि कौन सी समिति देखती थी, पान वरीयम, एरी वरीयम, टोट्ट वरीयम या फिर समत्सर वरीयम। तो मेरा हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया टोट्ट वरीयम के द्वारा जो था वो प्रशासन, उद्यान प्रशासन यानी कि बाग बगीचे से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो टोट्ट वरीयम, टोट समिति के द्वारा देखा जाता था। अन्य समितियों के बारे में अगर चर्चा कर ले, जो पान समिति थी वो आपका स्वर्ण समिति थी, स्वर्ण से संबंधित जितने भी कार्य देखे जाते थे। एरी समिति, एरी वरीयम जो था वो आपका तालाब समिति थी, ठीक है, तालाब से संबंधित जितने भी कार्य था वो आपका एरी वरीयम के द्वारा देखा जाता था। समत्सर वरीयम जो था ये एक वार्षिक समिति थी, ठीक है, वार्षिक समिति हुआ करती थी, वर्ष में एक बार ये गठित किया जाती थी। अन्य भी कुछ और भी समितियां हैं, जैसे पंचवार समिति थी, वो एक अस्थाई समिति हुआ करती थी। और एक आपका और भी समितियां, और खासकर याद रखिएगा जो वरीयम के जो अधिकारी होते थे उन वरीयम के अधिकारी को क्या कहा जाता था, वोरियप्पे रुमल्ला, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा टफ नाम है, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होती है, वोरियप्पे है ना, वोरियप्पे रुमल्ला, ये आपके अधिकारी हुआ करते थे। वोरियप्पे रुमल्ला जो थे वो आपके वरीयम के प्रधान हुआ करते थे, प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो क्या कह रहा है कि जो चोलों ने पांड्य शासकों को पराजित किया, चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पे प्रारंभिक मध्यकालीन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है, हमारा पहला कथन तो बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। हम आगे देखेंगे किस तरीके से एक शासक के द्वारा जो पूरा बंगाल की खाड़ी को बंगाल की झील बना दिया जाता है, एक झील के रूप में चोलों की झील बना दिया जाता है, और फिर उसके बाद किस तरीके से, चूँकि इनकी एक नौसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है, सैनिक जो नौसेना सैनिक इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, उसके आधार पर इन्होंने ना सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया बल्कि ये इधर जाकर के मालदीव तक पे भी अधिकार करते हैं। चूँकि अगर हम पहले कथन के बारे में थोड़ा बात करें तो चोलों में जो पांड्य शासक, जिसमें हम पारंतक प्रथम की बात करें तो उन्होंने, पारंतक प्रथम ने पांड्य और चेर के खासकर के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत अगर आप जाएंगे, श्रीलंका के शासक को भी इन्होंने पराजित किया था। चूंकि इनके समय में गठबंधन हो जाता है, पांड्य और श्रीलंका ने गठबंधन कर लिया था। जब हम क्या देखते हैं कि आज भी देखते हैं ना कि जब कोई मजबूत शासक रहता है, कोई मजबूत नेता रहता है तो उसको अन्य पार्टियां हराने के लिए गठबंधन कर लेती हैं। हमें इस समय भी देखने को मिलेगा कि पांड्य ने श्रीलंका के से गठबंधन करके चोलों को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन पारंतक प्रथम ने उनको पराजित किया। फिर आगे चल के देखेंगे पारंतक द्वितीय का पुत्र जो कि राज प्रथम, जिसने जल एक अस्थाई सेना और जल सेना रखा और उसके दम पे उसने पूरे साम्राज्य, पूरे प्रायद्वीप पे अपना अधिकार किया था। उनके समय हम देखेंगे गठबंधन और मजबूत हो जाता है। हम उनके समय तो देखेंगे कि आगे चल करके जब इन पार्टियों को ये लगता है कि अरे अब तो इनको हराना मतलब मुश्किल है, तो और गठबंधन करते हैं। तो उनके समय में राज प्रथम के समय में देखा जाएगा तो पांड्य हो गए, चेर हो गए, श्रीलंका भी गठबंधन करता है और ये सबको पराजित करते हैं। इन सबकी संयुक्त सेनाओं को पराजित करके श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। उनके बाद उनका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगा अभियान किया, जिसने श्रीलंका को, संपूर्ण श्रीलंका को पर अधिकार किया। आगे जाता है और किस तरीके से वहाँ पे जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जाता है, वहाँ पे कडारम के शासकों में, जहाँ पे कडारम, जावा, सुमात्रा, मलाया, इन सब क्षेत्र पर अधिकार करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार ना सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग 12 द्वीपों पर अधिकार किया गया, किनके द्वारा, चोल शासकों के द्वारा। तो इस तरह हमारा कथन क्या हो गया, दोनों ही कथन हमारे लिए सही हो गए। आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है, जो देव की आकृति है उसकी किस भुजा में, किस भुज में, अष्टभुज में है, षटभुज में है, चतुर्भुज में, द्विभुज में। ये आंसर, ये क्वेश्चन आया था IS प्री 1995 में आया था। तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस आकृति में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चतुर्भुज। ठीक है, चूँकि हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं, ये जो विभिन्न राजवंश रहते हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा
मूर्ति निर्माण कार्य भी करवाया जाता है। चोल साम्राज्य में जाएंगे तो पत्थरों की और धातुओं से निर्मित हमें मूर्तियाँ मिलेंगी, और धातुओं में सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो हमें कांस्य की मूर्तियाँ मिलेंगी। और कांस्य की मूर्ति जो सबसे ज़्यादा विश्व प्रख्यात है वो है आपकी नटराज की मूर्ति, जो कि चतुर्भुज आकृति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है पत्थर की प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। ये राजस्थान प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया था, आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा, काफ़ी स्मार्ट आप लोग वैसे भी हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, नटराज शिव की जो कांस्य की प्रतिमा है वही जो है विश्व में, मतलब एक तरीके से विश्व विख्यात ये प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा कांस्य की है, किस आकृति, आपका चतुर्भुज आकृति। चलिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, यानी कि जो शिव की जो दक्षिण की तरफ वो देखते हुए उनकी एक प्रतिमा है वो किस रूप में उनको प्रदर्शित करती है, शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यानमग्न। ये यूपीपीसीएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड काफ़ी लोगों ने गलती किया था क्योंकि उस समय ये जो आंसर लोगों ने ज़्यादातर लगाया था नृत्य करते हुए, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, जो दक्षिणा मूर्ति जो प्रतिमा है वो उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, वो एक तरीके से विभिन्न मुद्राओं के द्वारा विभिन्न एक तरीके से शिक्षक के रूप में अपने आप को वो वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक के रूप में। कौन है, भगवान शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72 व्यापारी चीन के किसके शासनकाल में भेजे गए। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे दूत जो चीन में दूध भेजा भी करते थे, एक तरीके से इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कह लीजिए इस तरह से हुआ करते थे इन चोल शासकों के भी। तो कौन सा ऐसा चोल शासक है जिसके समय में 72 व्यापारियों का दल चीन में भेजा गया था? कोलुंतुक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम। तो ये हमारा देखा जाए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया कोलुंतुक प्रथम के समय में 72 व्यापारियों के जो मंडल पूरा भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। और कोलुंतुक प्रथम का देख लीजिए समय, देख लीजिए 1070 से लेकर के 1120 का समय, काफ़ी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला है चोल शासक के। और इसी ने 1077 में चीन में 72 व्यापारियों का दूतमंडल भेजा था। राजराज प्रथम के भी द्वारा एक दूतमंडल भेजा गया था, कहाँ पे, चीन में भेजा गया था। ठीक है, राजराज प्रथम के भी द्वारा, लेकिन यहाँ पे आंसर चूंकि 72 व्यापारियों का दूतमंडल भेजा गया था वो था कोलुंतुक प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है। देखा जाए इसके जो पूछने का कितनी बार पूछा गया, राजस्थान में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री 1992 में, अगेन यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया। तो इसके बार बार पूछे जाने से हमें इस क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा है। तो नौसैनिक शक्ति के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो थे आपके चोल। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज जब प्रथम शासक बनता है तो उसी के समय में सर्वप्रथम अस्थाई सेना और जल सेना रखी जाती है फ्रेंड। और इसी अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पे इसने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि क्षेत्रों पर इसने अपना अधिकार किया था। तो चोल थे वो अपने नौसैनिक शक्ति के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? वो कौन था, कौन सा शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कोलुंतुक। ये यूपीपीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र है। और इससे देखा जाए, इससे जो अपने विजय अभियान किए थे फ्रेंड, एक तरीके से अगर इसके विजय अभियानों की बात करें तो चूंकि राजराज प्रथम के द्वारा उत्तर श्रीलंका पे अधिकार किया गया था और राजेंद्र प्रथम ने 1017 में संपूर्ण श्रीलंका पर इसने अधिकार कर लिया। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद ये चूँकि इसके पिता के द्वारा तो लगभग क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। चूँकि ये जब शासक बनता है तो ये भी तो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अनेक अपने भी साम्राज्य विस्तार का क्रम करेगा, साम्राज्य विस्तार आरंभ करेगा। तो अब ये उत्तर की तरफ बढ़ता है, दक्कन की तरफ, और उसमें भी हम देखेंगे तो बंगाल की तरफ ये गंगा अभियान करता है जिसमें वहाँ के पाल शासक महिपाल को पराजित करता है। आगे बढ़ेगा 1035 में देखा जाए तो इसके द्वारा
दक्षिण पूर्वी एशिया का अभियान किया जाएगा, जिसके क्रम में ये कार्डमम के श्री विजय, ठीक है, कार्डारम के जो श्री विजय शासकों को, श्री विजय साम्राज्य के जो शैलेंद्र शासकों को ये पराजित करता है, उनके साथ 12 द्वीपों को ये जीतता है। तो इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से इसने अपना विजय अभियान किया, जिसकी वजह से जो चोल, जो ये आपका बंगाल की खाड़ी झील थी, वो पूरी तरीके से चोल झील के रूप में परिवर्तित या फिर दिखाई देने लगी थी, ठीक है, राजेंद्र प्रथम के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगैकोंड-चोलपुरम की स्थापना किसने की? गंगैकोंड-चोलपुरम, पूरम अगर आ जाए फ्रेंड ना, पूरम मतलब होता है नगर, तो गंगैकोंड-चोलपुरम की स्थापना किसने किया? गंगैकोंड, कोंड भी ध्यान रखिएगा, इसको अगर तोड़ा जाए तो गंगैकोंड, कोंड होता था अगर किसी चीज़ पे आपने अधिकार कर लिया तो वहाँ के शासक के द्वारा कोंड की उपाधि धारण की जाती थी। तो गंगे पर अधिकार करने वाला चोल, ठीक है, जिसने एक नगर बनाया, तो गंगैकोंड-चोलपुरम वो किसने बनाया? राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, विजयादित्य ने। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, वो हो गया आपका राजेंद्र प्रथम ने। चूँकि राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड-चोलपुरम, गंगैकोंड की उपाधि धारण किया गया था। इसके द्वारा हमने क्या बात किया था कि इन्होंने अपना जो गंगा अभियान किया था, वहाँ के एक पाल शासक थे जिनका नाम था महिपाल, को इन्होंने पराजित किया। चूँकि इन्होंने उस क्षेत्र पे अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं स्थापित किया, अप्रत्यक्ष तरीके से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था गंगा वाले क्षेत्र पे, और फिर इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगैकोंड-चोलपुरम नगर बसाया और इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। और फ्रेंड, इन्होंने गंगैकोंड की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, और यहाँ पे एक राजेश्वरम नाम की मंदिर का भी निर्माण करवाया था, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो और राजेंद्र प्रथम का जो समय देख लीजिए क्या है, वो 1014 से लेकर के 1044, ठीक है, 1014 से लेकर के 1044 ये इनका समय था। इनके पिताजी देख लीजिए क्या थे, राजराज प्रथम थे, ठीक है, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहत कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो चोल गंगम नामक बृहत कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजराज प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को, राजाधिराज को, राजराज द्वितीय को। ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो किसने चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील का निर्माण किया था? वो था राजेंद्र प्रथम के ही द्वारा, जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गंगैकोंड-चोलपुरम के निकट। इन्होंने एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया सिंचाई कार्य हेतु के लिए, और ये जो नाम था, इस झील का नाम था चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये जो आपका गंगैकोंड-चोलपुरम जो है ना, वर्तमान में त्रिचनमपल्ली को कहा जाता है, ठीक है, जो वर्तमान का त्रिचनमपल्ली है ना, यही है त्रिचनापल्ली, यही वर्तमान में, जो उस समय गंगैकोंड-चोलपुरम था उसको वर्तमान में हम त्रिचनापल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पे इसको अपनी राजधानी बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। उसी के निकट इन्होंने एक चोल गंगम नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चोल राजा ने चोल सेना प्रारंभ की? ठीक है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? राजेंद्र चोल ने, पारंतक चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजराज द्वितीय ने, ठीक है, यहाँ द्वितीय होना चाहिए था। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस चोल शासक ने जल सेना रखना प्रारंभ किया था? राजेंद्र चोल ने, पारंतक चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजराज द्वितीय ने। तो बताइए आंसर क्या हो गया आपका? राजराज प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम अस्थाई सेना और जल सेना रखने का इन्होंने प्रारंभ किया था राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अरिमोलीवर्मन के द्वारा जाना जाता है। राजराज प्रथम जो कि पारंतक द्वितीय के पुत्र थे। पारंतक द्वितीय कौन? ठीक है, पारंतक जो है इन्हीं के, पारंतक द्वितीय अगर लगा जाए तो इन्हीं के ये पुत्र थे, जिन्हें हम सुंदर चोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सुंदर चोल यही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चोल वंश के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार कार्य जो शुरू होता है इनके समय में। प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर मेरु शिलालेख के द्वारा हमें चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। उत्तर मेरु जो कि आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, और यहाँ से हमें जो ग्राम प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी हमें उत्तर मेरु शिलालेख से मिलती है। और ये किस शासक से संबंधित है? पारंतक प्रथम, पारंतक द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पारंतक प्रथम। ध्यान रखिएगा पारंतक द्वितीय भी है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया? उत्तर मेरु जो शिलालेख है वो पारंतक प्रथम से संबंधित है। और पारंतक प्रथम का जो समय देख लीजिए 905 से लेकर के 955, ठीक है।
लगभग माना जाता है 907 फ्रेंड, 907 है ये, ठीक है। ये क्योंकि सर्वाधिक जो समय लंबे समय तक शासन किया था वो आपका देखा जाए तो कोलुंतुक ने किया था, जो कि लगभग 50 वर्ष था। ये उनसे कम थे, लेकिन लगभग इनका भी शासनकाल काफ़ी लंबा था। तो इससे हमें मिलता है। और हमने ये भी बताया कि जो उत्तर मेरु शिलालेख का जो समय देख लीजिए क्या है, वो 1919 व 1921, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब हमें सुमेलित करना है। एक तरफ हमें राजवंश दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं, राजवंश दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो उनकी राजधानी थी वो दी हुई है। तो सूची 1 में देख लीजिए, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट, चोल, सेन। सूची 2 में देखिए, मान्यखेट, लखनौती, मुंगेर, कन्नौज, तंजौर। तो बताइए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि फर्स्ट का आपका सी है तो हमारा डी, सी और डी तो निकल गया, क्योंकि देखिए ए और बी में सी है। प्रतिहार राजधानी क्या थी? प्रतिहार वंश की जो स्थापना किया गया था एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो वत्सराज को माना जाता है, ठीक है। वत्सराज को माना जाता है, और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज। ये कन्नौज फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के बीच में, ठीक है। अंत में जो कि प्रतिहारों का इस पे अधिकार होता है, और प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। और फ्रेंड कन्नौज वही है जिसको हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि वर्धन वंश का शासक, जो प्रशुभूति वंश का शासक जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अपनी बहन राजश्री के साथ दोनों मिल करके कन्नौज का शासन जो व्यवस्था चलाते थे, और अपना जो वर्धन वंश की राजधानी पे बनाए थे। तो उसको आगे चल के प्रतिहारों की राजधानी बन जाती है कन्नौज। और देखिए, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश की दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मान्यखेट को बनाई थी, मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई थी। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? ए हो गया, ठीक है। चलिए बाकी भी मैच कर लेते हैं। चोल, हम बार बार पढ़ रहे हैं, चोल जो कि विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी, और उसको अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। पांड्यों के अधिकार करके तंजौर पर अधिकार किया था। सेन, बंगाल में जो था, पाल के बाद जो सेन वंश आता है, सेनों ने अपनी राजधानी थी वो बनाई थी लखनौती। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना किया गया था, जिसको लखनौती उसने अपनी राजधानी बनाई। और लखनौती को नदिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नदिया भी अगर आ जाए तो सेन वंश की राजधानी थी नदिया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? पालों की राजधानी मुंगेर, प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज, राष्ट्रकूटों की राजधानी आपकी मान्यखेट, चोलों की राजधानी तंजौर, सेन की राजधानी लखनौती या फिर नदिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका ए लगा है। एलिमिनेशन मेथड हमेशा अप्लाई करिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो है समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए किस चोल राजा ने श्री विजया के शैलेंद्र राजा को अनुमति दी थी? ठीक है, यहाँ पे जो एक बौद्ध विहार बना था, तो उस बौद्ध विहार को बनाने के लिए किस चोल राजा ने श्री विजयालय के शैलेंद्र राजा को अनुमति दी थी? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, राजराज द्वितीय ने। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, हमारा ये आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा अनुमति दी गई थी। ठीक है, कौन एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी गई थी? किसको? विजयालय के शैलेंद्र राजा के द्वारा। राजा ने अनुमति मांगी थी तो उन्होंने अनुमति दिया राजराज प्रथम ने बौद्ध विहार बनाने की। कहाँ पे? नागपट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक। ध्यान रखिएगा, कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय, जो बाद में चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उसने किस राष्ट्रकूट राजा को हराया? ठीक है, राष्ट्रकूट राजा को हराया। दंती दुर्ग, कर्क द्वितीय, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष। तो बताइए आंसर क्या हो गया? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जो है वो फ्रेंड अंतिम राष्ट्रकूट वंश, अंतिम जो है राष्ट्रकूट वंश का ये शासक है कर्क द्वितीय। और जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, ये जो दंती दुर्ग है वो आपका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय, जिसको पराजित किसने किया? चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय ने। और फिर तैलप द्वितीय ने इनको पराजित करके अपना वहाँ पे जो कल्याणी, यानी कि जो कर्नाटक में कल्याणी में
चालुक्य वंश की स्थापना किया था। चूँकि हम जो चालुक्य कई है ना, तो आप आगे चल के देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य, बादामी जिसको कहते बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और इस तरीके से वेंगी के जो चालुक्य आ गया आपका उत्तर वाला जो इधर आ गया, पूर्व वाला क्षेत्र हो गया। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, देखा जाए तो ये आपके पश्चिमी चालुक्य हो गए, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना किसने किया था? तैलभ द्वितीय ने किया था। और तैलभ द्वितीय ने किसको हराया था? राष्ट्रकूट को हराया था। राष्ट्रकूट के कौन से शासक? कर्क द्वितीय को हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधियों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? ठीक है, अरब के सिंधियों को हराया था और उनको चढ़ाई करने से रोका था। ध्रुव, गोविंद द्वितीय, कृष्ण, दंती दुर्ग। तो ये देखा जाए, जो दंती दुर्ग के द्वारा जो था वो गुजरात में अरब के सिंधियों को हराया था। जो कि दंती दुर्ग की फ्रेंड बात करें तो ये जो बादामी के चालुक्य का एक शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय का ही ये दंती दुर्ग जो था सामंत था। और विक्रमादित्य द्वितीय के ही आदेश पर इसने, चूँकि विक्रमादित्य द्वितीय ने एक आदेश दिया कि गुजरात में जो चालुक्य राजा है जिनका नाम है जनाश्रय, ठीक है, जनाश्रय पुलकेशिन की ओर से अरबों से युद्ध करने का आदेश दिया था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय कौन है? बादामी के चालुक्य हैं। वो किसकी ओर से लड़ा था? गुजरात के जो आपके शासक हैं जनाश्रय पुलकेशिन, ये भी गुजरात के जो चालुक्य वंश के शासक थे जनाश्रय पुलकेशिन की ओर से कौन लड़ा था? दंती दुर्ग। और इसने अरबों को पराजित किया था, अरबों के सिंधियों को पराजित किया था, सिंधियों को, और फिर उनको चढ़ाई करने से रोका था इस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है? ठीक है, मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। किसने खोजा? सिंह विष्णु ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, परमेश्वरम, ठीक है, परमेश्वरम वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो बताइए मामल्लपुरम नामक जो शहर की खोज किसने की थी जिसे महाबलीपुरम के भी नाम से जाना जाता है? बताइए किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसकी खोज की गई थी जिसे हम महाबलीपुरम के भी नाम से जानते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो समय देख लीजिए क्या है, 630 से लेकर के 668 के बीच में इनका समय माना जाता है। और फ्रेंड यहीं पे इन्होंने मामल्य शैली की भी स्थापना किया था। और मामल्य शैली के ही आधार पे इन्होंने जो महाबलीपुरम में एक सप्त पैगोडा नामक एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। सप्त पैगोडा, चूँकि कांची के पल्लव थे, पल्लव वंशी शासक है नरसिंह वर्मन, और इन्हीं के द्वारा मामल्लपुरम नगर खोजा गया जिसे महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता। और इसी महाबलीपुरम नगर में इन्होंने एक शैली बनाई थी जिसे मामल्य शैली के नाम से जानते। उसी शैली पे इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण। और कांची के पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु के द्वारा जो है कांची के पल्लव की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? शंकराचार्य, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन द्वितीय। तो बताइए कौन सा था जो आपका शंकराचार्य के समकालीन थे? वो थे आपकी दंती वर्मन, ठीक है। दंती वर्मन जो थे वो शंकराचार्य के समकालीन थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांचीपुरम के किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? ठीक है, कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है बैकुंठ परुमल मंदिर। उस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पल्लव शासक था, कांची के पल्लव। और कौन सा वो शासक था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वरम वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजिता। तो बताइए किसने करवाया था? ये करवाया था आपका नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची में इसका निर्माण करवाया गया था। कांचीपुरम में बैकुंठपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो नंदी वर्मन जो है, ध्यान रखिएगा, एक नंदी वर्मन है, एक नरसिंह वर्मन है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो नंदी वर्मन जिनका समय देख लीजिए क्या है, 731 से लेकर के लगभग इसी तरह 800 लगभग माना जाता है इनका समय। और फ्रेंड इनके द्वारा बैकुंठपुरम मंदिर का भी निर्माण करवाया गया और साथ ही साथ कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण, बैकुंठपुरम मंदिर का निर्माण, बैकुंठ परुमल मंदिर का निर्माण, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा।
इसी वंश का एक शासक है पल्लव वर्मन, ठीक है। पल्लव का एक शासक है जिसका नाम है देखा जाए तो वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, के भी द्वारा कुछ स्थापत्य कला में योगदान दिया गया था। ये क्या किया था, इनके द्वारा देखा जाए तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो देखिएगा कांची में देखा जाए कांचीपुरम में बैकुंठ परुमल मंदिर, साथ ही साथ आपका कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंह वर्मन के द्वारा देखिए क्या कार्य करवाया गया था, जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे हम राज सिंह के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का और साथ ही साथ इन्होंने महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। सारी चीज़ें लिख लिया करिए क्योंकि फ्रेंड ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ मंदिरों के लिख देगा, मंदिरों के नाम लिख देगा, इधर किस शासक के द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये मैच करने के लिए दे देगा, या फिर मंदिर दे देगा और फिर वो मंदिर किस स्थान पर है ये हमें पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, एकदम डायरेक्ट ये प्रश्न है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बार बार इसको देखा करो, आप याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं कि चोल शासक का नाम बताए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्ति की? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पारंतक प्रथम, आदित्य प्रथम। यूपीपीसीएस में 2014 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, राजराज प्रथम। चूंकि राजराज प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी सेना और जल सेना को रखने का प्रारंभ किया गया था चोल शासकों में, और इसी सेना के बल पर, इसी शक्तिशाली सेना के बल पर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का अभियान किया और विजयी हुए और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि जब इन्होंने 3 गुट किए थे, 3 गठबंधन हुआ था, पांड्यों के, चेरों के और श्रीलंका के, तो उसी दौरान इन्होंने देखा कि श्रीलंका पर इन्होंने आक्रमण किया था और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और उस समय का जो शासक था महेंद्र पंचम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महेंद्र पंचम जो था उस समय श्रीलंका का शासक था, जो भाग करके दक्षिण भाग में चला जाएगा, श्रीलंका के दक्षिण भाग में, जिसे राजेंद्र प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम पराजित करेंगे। और फिर जब चूंकि राजराज प्रथम ने जब श्रीलंका अभियान किया, उत्तरी भाग को जीता, तो श्रीलंका की राजधानी थी जिसका नाम था अनुराधापुर को उन्होंने नष्ट कर दिया। और चूंकि इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपना चोल साम्राज्य का प्रांत बनाया, चूंकि चोल साम्राज्य के 6 प्रांत थे, ये भी प्रश्न आया है, 6 प्रांत थे, उसमें इन्होंने अपना एक श्रीलंका के उत्तरी भाग को एक प्रांत बनाया। और उस प्रांत की देखा जाए जो राजधानी इन्होंने बनाई थी वो श्रीलंका में एक स्थान था जिसका नाम था पोलन्नरुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोलन्नरुआ, जिसका इन्होंने नाम रखा जयनाथ मंडल, ठीक है, जयनाथ मंडल नाम रखा। किसका नाम? पोलन्नरुआ का नाम इन्होंने जयनाथ मंडल नाम रखा और उसको अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि श्रीलंका के उत्तरी भाग को इन्होंने अपना प्रांत बना लिया था जीत करके, अनुराधापुर को नष्ट करके। उस समय शासक कौन था? महेंद्र पंचम, जो कि भाग करके दक्षिण में चला जाएगा। तो यानी कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को किस शासक ने जीता? चोल शासक ने, राजराज प्रथम ने। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया? किसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी? यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो चोल साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, वो धीरे धीरे वहाँ से जब क्षेत्रीय शक्तियाँ, मतलब उसके अधीन जो शक्तियाँ थी, जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, तो इससे हमें चोल साम्राज्य की कमज़ोर होती स्थिति का दिखाई दे रहा है। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगती हैं। इसी समय हम देख रहे हैं कि वो कौन सा शासक था। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा शासक है जिसके समय में चोल जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगी। और इसी क्रम में जो श्रीलंका ने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया, और वही शासक ने अपनी किस पुत्री का विवाह किस राजकुमार यानी कि सिंघल राजकुमार से किया था? कोलुन्तक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज। ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए कोलुन्तक प्रथम फ्रेंड जो है, कोलुन्तक प्रथम, जो कि अगर इसकी कोलुन्तक प्रथम की बात किया जाए तो ये जो वेंगी के चालुक्य वंशी जो राजेंद्र द्वितीय हैं, राजेंद्र द्वितीय, देखिए एक वेंगी में भी राजेंद्र द्वितीय थे, एक चोलों में भी राजेंद्र द्वितीय। तो वेंगी के जो चालुक्य वंशी जो राजेंद्र द्वितीय हैं, वही जब चोलों की गद्दी पे बैठते हैं कोलुन्तक प्रथम के नाम से बैठते हैं। चूँकि ये राजेंद्र प्रथम के नाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नाना जी लगते हैं राजेंद्र प्रथम इनके। राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह वेंगी के चालुक्यों से किया था, ठीक है, कारण अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण स्थापित करना, इनको अपने अधीन लाया था। क्लास करेंगे ना सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं सारी। तो कोलुन्तक प्रथम ने इन्हीं के समय में जो वहाँ का शासक था, श्रीलंका का शासक, जिसका नाम था विजय बाहु, ठीक है, नाम से याद रखिएगा,
विजय बाहु काफ़ी ज़्यादा बाहुबली था, उसने विजय घोषित कर दिया। और उसके बाद कोलुंतुक प्रथम ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया, उल्टा इसने अपनी पुत्री का विवाह वहाँ के राजकुमार, जिनका नाम है, देखिए क्या नाम है, वीरप्पे, बहुत कंफ्यूज करने वाला, वीरप्पेरुमाल, ठीक है, वीरप्पे पेरुमाल से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। ये श्रीलंका के राजकुमार थे। तो कोलुंतुक प्रथम के समय में जो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, वहाँ के राजा विजय बाहु के द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित की गई, जिसका किसी भी तरह का चोल शासक कोलुंतुक प्रथम के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। उल्टा इन्होंने वहाँ के अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अपनी पुत्री का विवाह वहाँ के राजकुमार वीरप्पे पेरुमल के साथ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए। एक तरफ शब्द दिया है, उस शब्द से संबंधित उसकी व्याख्या दी हुई है। तो पहला शब्द देखिए एरीपत्ती है, दूसरा तनियूर है, तीसरा घटिका है। तो एरीपत्ती क्या मतलब हुआ कि एरी से क्या संबंधित था, तालाब, ठीक है, तालाब हमने बताया ना, तालाब से संबंधित क्या थी, जो समिति थी तालाब से संबंधित, उसका नाम क्या था, एरी। तो तालाब से ही समझ जाइए, जलाशय आ रहा है ना, तो यही होना चाहिए। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। एक ऐसी भूमि होती थी जिससे अगर जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, उस राजस्व को अलग रख दिया जाता था, किस चीज़ के लिए, जलाशय के रखरखाव के लिए। देखेंगे चोल शासकों के जो महत्वपूर्ण जो स्रोत था आय का, वो भू राजस्व था, यानी कृषि संबंधी और कार्य से ये अपना काफ़ी ज़्यादा भू राजस्व प्राप्त करते थे। इसीलिए कृषि संबंधी कार्य को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान होगा, जिसके क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से चोल गंगम नामक इन्होंने कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, यानी कि सिंचाई सुविधा के लिए। तो जलाशय वगैरह का भी निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो एरीपत्ती जो थी एक भूमि थी जिसके राजस्व का प्रयोग जलाशय के रखरखाव के लिए किया जाता था। एरी याद रखेगा, तालाब समिति थी ना, एरी समिति तालाब से संबंधित। एरीपत्ती। तनियूर है एक अकेला ब्राह्मण या फिर एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, जो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी, और जो ब्राह्मण लेता था उसको अग्रहारा कहा जाता था। यहीं से ये बात गलत हो गई। तो तनियूर जो है वो कोई ब्राह्मणों को दान में दिया हुआ ग्राम नहीं है, ये कुछ अलग है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, घटिका जो है प्राय मंदिरों के साथ जो संबद्ध विद्यालय होता था उसको घटिका कहते थे। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया 1 और 3। चूँकि थोड़ा बात कर लें अगर दूसरे के बारे में जो कि इनकरेक्ट है, तो तनियूर जो है फ्रेंड वो एक तरीके से बड़े गांव को क्या कहा जाता था, तनियूर कहा जाता था। अगर आपने चोल प्रशासन के बारे में पढ़ा है, क्लास किया है, तो हमने बात किया था कि जो चोल प्रशासन है उसमें सबसे बड़ी जो इकाई थी वो राजा थी। राजा के अंतर्गत मंडल आता था, मंडल जिसको प्रांत के नाम से कहते हैं। प्रांत के नीचे यानी कि मंडलम के नीचे क्या आता था, वलनाडु आता था। फिर उसके वलनाडु की जिसको हम कोट्टम के नाम से जानते हैं, वलनाडु के नीचे नाडु आता था, नाडु के नीचे कुर्रम आता था। कुर्रम जो थी सबसे छोटी इकाई होती थी जो कि गांव, तो सबसे बड़ा जो गांव होता था उसको तनियूर कहा जाता था या फिर तंकुरम कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, तंकुरम, तंकुरम के भी नाम से जानते हैं। तो तनियूर क्या हो गया, सबसे बड़े गांव को क्या कहा जाता था, तनियूर कहा जाता था या फिर तंकुरम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई थी, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी चोल प्रशासन के संचालन के लिए। उसमें से कुछ संस्थाएं जो कि विदेशों से व्यापार भी होता था, हम देख रहे हैं दूत मंडल भी भेजे जा रहे हैं, व्यापारी भी भेजे जा रहे हैं। तो इससे संबंधित कौन सी संस्था है, श्रेणी, नगरम, नानदेशी, मणिग्राम। ये जल्दी ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नानादेशी। ठीक है, नानादेशी जो संस्था है वो विदेशी व्यापार से संबंधित है। और भी कुछ संस्थाएं हैं जो विदेशी व्यापार से संबंधित है, वो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि तेशेयाईर। ठीक है, तेशेयाईर बहुत थोड़ा नाम टफ होता है तो इसलिए तेशेयाईर है। एक और है जिसका नाम है एन्ने रुवर। ठीक है, एन्ने रुवर। तो ये दो, यानी कि नानादेशी, तेशेयाईर और एन्ने रुवर, ये तीन संस्थाएं ऐसी थी जो विदेशी व्यापार की देखरेख करती थी, विदेशी व्यापार को देखती थी। मणिग्रामम जो संस्था थी फ्रेंड, ये जो संस्था थी वो आंतरिक और जो समुद्र तटीय व्यापार होता था उस पे ये संलग्न रहती थी। मणिग्रामम, नगरम जो कि था हमने बताया था व्यापारियों का समूह, श्रेणियाँ जो होती थी एक समूह हुआ करती थी। तो नानादेशी सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी विदेशी व्यापार से संबंधित, और मणिग्रामम जो कि आपका समुद्र तटीय और आंतरिक व्यापार में संलग्न रहती थी।
प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो ये पूछे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है जो कि कल्याण को वेंगी से जोड़ता है वो कौन सा है? तगर, श्रीपुर, त्रिपुर या फिर ताम्रलिप्ति। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? तगर जो है ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है जो कि कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, चालुक्य, बादामी के चालुक्य। विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो हमारा आंसर देख लीजिए क्या है, जो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है या फिर बादामी के चालुक्य को, वो है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जिसका समय देख लीजिए क्या है, 609 से लेकर के 642। फ्रेंड, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि आपके हर्षवर्धन के जो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख की जो रचना किया था वो किया था रविकीर्ति के द्वारा। ठीक है, रविकीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। और ऐहोल अभिलेख से ही बारे में हमें इनके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है, जिसके क्रम में हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से नर्मदा नदी, यानी कि जिसको रेवा नदी के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किस तरह से पराजित किया, उसके दक्षिण भारत के अभियान को इन्होंने असफल कर दिया। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख से बारे में हमके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है और ये काफ़ी महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी पुलकेशिन द्वितीय की? बादामी के चालुक्यों के बादामी के जो चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय, और बादामी के चालुक्यों के जो संस्थापक थे वो ही थे पुलकेशिन प्रथम। ये संस्थापक थे, चूँकि हमारा आंसर सी है। पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्यों के संस्थापक थे और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाई थी। कौन से चोल राजा को दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमण को पीछे हटाने का मान दिया जाता है? विक्रमादित्य, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। ये जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था। तो विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा अरब आक्रमण को पीछे हटाने का कार्य किया था। चूँकि हम बात करें तो अरब, इनका जो समय था 734 से माना जाता है, 747 के बीच में समथिंग। और फिर इस समय हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से 712 में भारत में सबसे पहला जो सफल अरब आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध प्रांत में होता है, और फिर उसके अरबों का आक्रमण लगातार होने लगता है। तो इन्होंने जो दक्षिण गुजरात पे जो अरब आक्रमण हुआ था उसको पीछे हटाने का कार्य किया था विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा किया गया था। किस चोल राजा का वास्तविक नाम अरिमोलीवर्मन था? अरिमोलीवर्मन किस जो है अरिमोलीवर्मन किस चोल शासक का वास्तविक नाम है? वीर राजेंद्र, राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम, विक्रम चोल। बताइए किसका था? ये है हमारा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो है उन्हीं को हम, उनका जो प्रारंभिक नाम था वो अरिमोलीवर्मन था। ये पारंतक द्वितीय के पुत्र थे। जब ये सिंहासन पे बैठते तो राज प्रथम के नाम से बैठते हैं और इनका समय क्या है 985 से लेकर के 1014। ठीक है, तो एक चीज़ और एक ध्यान रखिएगा, इस पीछे क्वेश्चन में मैं एक चीज़ भूल गई थी आपको ये बताना कि ये जो अरब आक्रमण को जो पीछे हटाने का जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो एक जौनसारी अभिलेख है। ठीक है, जौनसारी अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जौनसारी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि विक्रमादित्य के द्वारा जो चोल शासक है जो दक्षिण भारत में अरब आक्रमण होता है उसको पीछे हटाने का काम किया था। जौनसारी अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और अरिमोलीवर्मन राज प्रथम का प्रारंभिक नाम था और इन्होंने ही एक तरीके से स्थायी सेना और जल सेना रखी थी। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारा जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कुछ हमने जो प्रीवियस के 35 क्वेश्चन डिस्कस किया। होप आपको ये सारी चीज़ें कुछ जो जितने भी कुछ हमने एडिशनल जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया वो आपको अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप चीज़ों को ना थोड़ा नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसी चैप्टर से संबंधित। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।